सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अध्याय 4 की हम बात कर रहे थे और वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को हमने विभिन्न प्रकार से पढ़ा और इंटरनेट बैंकिंग को भी हमने जाना था। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में मैंने बताया था कि तमाम प्रकार की जो बैंकें हैं वो अपनी डाटाबेस को एक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाकर अपने ग्राहकों को जो सेवाएं प्रदान करवाती है वो इंटरनेट बैंकिंग एक सरलता का माध्यम होता है ग्राहकों को ऐसी व्यवस्था जो अपने घर बैठे तमाम प्रकार की चीजों का फायदा ले सके, जो पैसों का जो आदान प्रदान हो या फिर अपने कैश को दूसरे के खाते में डालना हो या फिर और भी कुछ अपनी जो सुविधाएं ले सके, ताकि चाहे वो यात्रा के दौरान हो, चाहे वो घर बैठे हो, चाहे कहीं ऑफिस में बैठा हो, वो ऐसी तमाम प्रकार की जो इंटरनेट की सुविधाएं जो मिलती है उसमें क्या क्या लाभ है, ग्राहकों के लिए लाभ और इंटरनेट सुविधा के अंदर जो बैंक को भी क्या लाभ है। तो आज मुख्य रूप से इंटरनेट बैंकिंग के रूप में हम देखेंगे कि ग्राहकों को क्या क्या लाभ होते हैं और इंटरनेट बैंकिंग में बैंक को क्या क्या लाभ होते हैं, इन दोनों को पढ़ेंगे। और बीमे के बारे में, बीमा यानी इंश्योरेंस के बारे में भी मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। गौर करें विद्यार्थियों, तो इंटरनेट बैंकिंग यानी जिसे ई बैंकिंग भी कहा जाता है हिंदी में, ई बैंकिंग, ये एक इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसा माध्यम होता है जैसे ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं, ई कॉमर्स जो वाणिज्यिक क्षेत्र में काम आता है, व्यवसाय के दौरान जो ई कॉमर्स के द्वारा जो किए जाते हैं बिजनेस वगैरह वो, और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम बैंक के हमें क्या क्या सेवाएं प्रदान करती है। जैसे एक व्यवसायी है या फिर एक ग्राहक है, बैंक के लिए एक व्यवसायी भी उसका ग्राहक है। अब वो व्यवसायी जब तमाम प्रकार के माल को खरीदता है और माल को खरीदता है या फिर बेचता है तो उसके भी जो उपभोक्ता होते हैं वो उसको पैसा चुकाते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चुकाते हैं और ग्राहक उस दौरान उस चीज को फायदा ले सकता है। आज के दौर पर अगर हमने देखा हो तो इंटरनेट बैंकिंग तमाम प्रकार के ग्राहकों को क्या क्या सुविधा देता है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जब आप अपने मोबाइल के माध्यम से तमाम प्रकार की वेबसाइट खोलकर कुछ भी किसी भी बैंक के फायदे ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, किसी अपने ग्राहक के खाते में पैसे डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एनईएफटी के द्वारा, तो ऐसी सब बातें इसके अंदर समाहित रहती है। तो आज के इस युग में देखा जाए तो जो पैसा एक इंसान अपने पास में जो रखता था उसको दुर्घटना घटने की कोई स्थिति बन सकती थी और पैसा चोरी होने की भी कोई संभावना बन सकती थी, मगर आज के इस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लोगों को पैसा अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने पास भी रखकर उपयोग कर सकता है। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे, जैसे आपको ट्रेन की यात्रा करनी है तो आपको टिकट करवानी है तो आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से टिकट करवा सकते हो और आपके पैसे वो यूं ही कट जाएंगे, आपको उस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा। आपको कोई ऑनलाइन माध्यम से आपको कोई चीज खरीदनी है, वस्तु खरीदनी है, आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उस वस्तु के पैसे आपका जो भी एटीएम कार्ड है उसके द्वारा आप इंटरनेट बैंकिंग करके उनके पैसे वहां से कटवा कर वो वस्तु आपके घर पे ऑनलाइन आ जाएगी। ऐसी तमाम प्रकार की जो बातें होती है वो इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहकों को फायदे होते हैं। ग्राहक कुछ माल खरीदते हैं, जैसे बाड़मेर का कोई व्यवसायी है वो उदयपुर से कोई माल को खरीदता है और वो माल वहां से गाड़ी के अंदर चढ़ाकर यहाँ ट्रांसपोर्ट के द्वारा आ जाता है। जब तक नहीं आता है तब तक आपको पैसे उनका भुगतान करना होता है। अब आप यहाँ से उदयपुर जाके कब तक भुगतान कर पाओगे? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप सीधे ट्रांसफर करोगे उसके खाते के अंदर पैसे और पैसे वहां चले जाएंगे और आपका माल वहां से रवाना हो जाएगा और आप उनके पास एक बिल आ जाता है कि वास्तव में पैसे भुगतान कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के जो इंटरनेट बैंकिंग के कुछ फायदे हैं। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग 365 दिन में 24 घंटे 24 एंड हॉवर्स ये हमेशा आपके लिए उपयोगी है। आप घर बैठे किसी भी समय साइट को खोलकर किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 365 दिन के अंदर 24 घंटे हमेशा आपके लिए सेवा उपलब्ध रहती है। और इस इंटरनेट बैंकिंग ने आपको आज के युग के अंदर हम देखा जाए तो हमें बैंकों की कतार में हमें पैसा उठाने के लिए या फिर पैसा जमा कराने के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हर एक बैंक ने अपने एटीएम मशीन लगा रखी है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आप एटीएम के अंदर जाते हो और पैसे वहां से निकलवा सकते हो आप एटीएम कार्ड के द्वारा, और उसके अंदर पैसे भी आप डिपॉजिट करवाने की भी अब सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो इंटरनेट बैंकिंग विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को बहुत सारे फायदे उपलब्ध करवाती है। एक एक बिंदु को हम आगे पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, पहला बिंदु है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग बैंक के ग्राहकों को वर्ष के 365 दिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान करती है। ये इंटरनेट बैंकिंग, इस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो ग्राहक, जैसे एसबीआई बैंक का कोई ग्राहक है तो एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों को 365 दिन 24 घंटे की सेवा उपलब्ध देती है। आप किसी आज एसबीआई बैंक ने अपना एक योनो ऐप भी जारी कर दिया है
उसके माध्यम से आप घर बैठे आप देख सकते हो कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, उसका मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना होता था, बैंक में जाना होता था, अपनी पासबुक डायरी लेकर उसके अंदर उस डायरी का प्रिंट करवा के आपको अपना कैश बैलेंस पता चलता था। मगर इस इंटरनेट बैंकिंग ने आपको घर बैठे ऐसे योनो ऐप उपलब्ध करवा दी। आप देख सकते हो कि कितना इसके अंदर पैसा है, आज कितने इसके अंदर पैसे किसी ग्राहक ने कितने डाले हैं, उसका मिनी स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हो। तो 365 दिन 24 घंटे हर ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। ग्राहक मोबाइल फोन के द्वारा लेन देन घर, यात्रा तथा दफ्तर में कहीं भी कर सकता है। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से लेन देन कर सकता है, भले वो घर में हो या फिर वो यात्रा कर रहा हो या फिर दफ्तर के अंदर कहीं भी बैठा हो। तो वो अपने, जैसे कि मेरे से कोई व्यक्ति पैसे मांग रहा है तो मैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से गूगल पे के माध्यम से या फिर मैं फोन पे के माध्यम से या फिर पेटीएम के माध्यम से या फिर एसबीआई के द्वारा जारी किया गया योनो बैंक ऐप है, इसके माध्यम से मैं उस ग्राहक के खाते में उसके ग्राहक की पूरी अकाउंट डिटेल को भरूंगा, उसका नाम भरूंगा, आईएफएससी कोड ये बैंक जारी करती है इसको भरूंगा और भरकर उसके खाते में पैसे सीधे ट्रांसफर कर दूंगा। अब मुझे जरूरत नहीं रहेगी कि मैं बैंक जाऊं, मैं इस तमाम प्रकार की बातों को घर बैठे ही या फिर अपने ऑफिस के अंदर बैठे ही या यात्रा के दौरान कभी भी, जैसे कि मैं जोधपुर की ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं, मेरे मित्र का फोन आया कि मेरे खाते में 10,000 रुपए डालो जो मैं आपसे मांगता हूं, तो मैं हाथों हाथ खाते में, बस आपके खाते में पैसे होने चाहिए, बैंक में आपका जो अकाउंट है उसके खाते में पैसे होने चाहिए, आप सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। और आगे सुने, प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, ये एक वित्तीय अनुशासन लाता है। देखो विद्यार्थियों, जो भी आप जैसे कि ऑनलाइन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका क्या है, पूरा एक रिकॉर्ड हो जाता है, अभिलेखन हो जाता है। ये क्या है, वित्तीय अनुशासन लाता है, डिसिप्लिन लाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। जैसे कि आपने इंटरनेट बैंकिंग योनो ऐप के माध्यम से किसी अपने साथी के खाते में पैसे डाले या फिर एक व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के खाते में पैसे डाले, तो उसकी बकायदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक रिसिप्ट बनती है और वो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है, पूरा जिसका अभिलेखन हो जाता है, उसका रिकॉर्ड के अंदर वो शामिल हो जाता है कि इतने बजे इस समय आपने ये पैसे डाले हैं। तो ये वित्तीय यानी कि धन, उसका अनुशासन बिल्कुल डिसिप्लिन बना रहता है कि इस ग्राहक ने इसके खाते में इतने पैसे डाले हैं, इसका बिल्कुल रिकॉर्ड सबमिट हो जाता है। आगे, ग्राहक अधिक संतुष्ट हो जाता है क्योंकि ग्राहक की बैंक तक असीमित पहुंच होती है, जो शाखाएं तक सीमित नहीं होती है। देखो, ग्राहक अधिक संतुष्ट हो जाता है क्योंकि ग्राहकों की बैंक तक ऐसी असीमित पहुंच होती है। अब तमाम प्रकार के जो भी ग्राहक है बैंकों के, उनकी पहुंच बैंकों तक तो असीमित होती है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित होती है। गौर करें तो जो शाखाएं तक सीमित भी नहीं होती है तथा कम जोखिम भी होता है, जो शाखाओं तक सीमित नहीं होती है। अब जो बैंकें हैं उनकी अलग अलग शाखाएं बनी हुई होती है। अब ग्राहकों की पहुंच असीमित होती है। अब ग्राहक हर एक बैंक तक कहां पहुंचे, उसकी जो शाखाओं तक नहीं जा पाता है, ताकि इसमें वो उसको समय भी लगता है। तो जो ही ये चीजें उपलब्ध हो जाती है तो उसमें ग्राहकों को जोखिम भी कम होता है और अनुशासन भी बना रहता है। देखो, ग्राहकों को अधिक सुविधा, यात्रा के दौरान रोकड़ की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जैसे कि ग्राहकों को और भी सुविधा मिलती है, जैसे कोई ग्राहक यात्रा कर रहा है उस दौरान उसे पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर पैसे हैं और उसके दौरान ही अपनी ऑनलाइन टिकट भी करवा सकता है और ऑनलाइन टिकट की रिसिप्ट भी आ जाती है। जो ही टीटी आएगा उसको बता देगा कि ये देखो मैंने ऑनलाइन टिकट करा दी, मेरे पैसे कट चुके हैं, तो पैसे रखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 बिंदु है, 2 3 4 बिंदु ये ग्राहकों को फायदे देते हैं और ग्राहक को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। आज के युग में आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर भी आपने देखा होगा, आपके घर में कोई पिताजी अगर या फिर आपके भाई कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो आपने देखा होगा अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं और मोबाइल के उपयोग में तमाम प्रकार के बैंक के डाटाबेस मौजूद होते हैं, उसके दौरान फायदे ले लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बैंकों के लाभ। हमने पहले इंटरनेट बैंकिंग के ग्राहकों के लाभों को पढ़ा। ग्राहकों को मुख्य रूप से 4 लाभ होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब इंटरनेट बैंकिंग में बैंकों को क्या क्या लाभ होते हैं। बैंक, देखो बैंक की भी जो वित्तीय प्रणाली है वो इस ढंग से हो जाती है, सिस्टम ऐसा हो जाता है कि उनके ऊपर भी भार कम आता है। तमाम प्रकार के ग्राहक जो बैंक में जाकर पैसों का लेन देन करते थे वो घर बैठे करते थे, तो ग्राहक बैंकों के कर्मचारियों पर भी भार कम आता है और बैंकों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। बैंक अपने जो भी पैसों का आदान प्रदान करवाती है वो उसको उतना ज्यादा भार नहीं आता है और कम भार आता है क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर रखा है, तो ग्राहक अपने और से कर लेते हैं। तो बैंकों को भी क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है, जैसे लाभ भी होता है।
यानी कि एक कंपटीशन भी बढ़ता है, प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है। हर एक बैंक अलग अलग फीचर्स उपलब्ध करवाती है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक इतने फीचर्स उपलब्ध करवा रही है, वो अपना एटीएम के अंदर ये सुविधा प्रदान करवा रही है, तो यूनियन बैंक उससे भी अच्छी सुविधा प्रदान करवाती है। तो प्रतियोगिता शक्ति, कंपटीशन का पावर भी बढ़ता है, जिससे हर बैंक को लाभ होता है। हर एक ग्राहक हर बैंक के अंदर अलग से ज्यादा जुड़ना चाहता है, वो देखता है कि इसकी सुविधा अच्छी है। जैसे आपने ज्वाइन किसी बैंक में 10,000 रुपए डलवाए और बैंक ने हाथों हाथ आपको मैसेज करके अलर्ट कर दिया कि आपके खाते में 10,000 आ गए, तो आपने देखा कि ये बैंक बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। जो बैंक के अंदर नया कोई होम लोन का सिस्टम आ रहा है या फिर उसके अंदर दर इतनी है, तो बैंक ने आपको मैसेज किया और मैसेज के अंदर आपको ये चीज सुविधा उपलब्ध हुई, तो आपको हर बैंक के अंदर अलग अलग बैंक के अंदर जितनी ज्यादा सुविधा इंटरनेट बैंकिंग की होगी, आप उसमें ज्यादा जाना पसंद करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये भी एक निश्चित है कि इसमें प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी स्पर्धा बढ़ती है और उसकी शक्ति भी बढ़ती है, तो लाभ भी अधिक होते हैं। गौर करें, बैंक्स को असीमित क्रियात्मक जाल उपलब्ध करवाता है तथा ये शाखाओं की संख्या तक सीमित नहीं होता है। यदि किसी के पास मॉडल से जुड़ा निजी कंप्यूटर है, तो इंटरनेट से जुड़ा टेलीफोन है, तो ग्राहक धनराशि बैंक से निकाल भी सकता है। देखो विद्यार्थी, इस पॉइंट को समझे। दूसरा पॉइंट, बैंक को असीमित क्रियात्मक जाल उपलब्ध करवाता है। बैंक को असीमित यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उतना क्रियात्मक जाल ये उपलब्ध करवाता है। जाल यानी पूरा वेब ऐसा बना होता है। यानी बैंक को, एक बैंक होती है और बैंक में तमाम प्रकार के ग्राहकों को जोड़ देती है। ग्राहक कहीं भी बैठा हुआ वेबसाइट को खोलकर उसके अंदर अपनी सुविधाओं का उपयोग करता है, उसके डाटाबेस मैनेजमेंट को देखकर तमाम प्रकार की ऐसी जो भी सुविधा है वो ले लेता है। तो बैंक को असीमित क्रियात्मक जाल ये उपलब्ध करवाता है। कौन? इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाता है, तथा वो शाखाओं की संख्या तक सीमित नहीं है। और ये जो भी जाल इतना फैला होता है कि शाखाएं जो भी अलग अलग एसबीआई बैंक की जो शाखा है उस तक सीमित नहीं होता है। इसका जो जाल होता है बहुत बड़ा जाल होता है। इसमें और कितने भी ग्राहक आपस में जुड़े हुए होकर अपने इसके फायदे लेते हैं। यदि किसी मॉडम से जुड़ा निजी कंप्यूटर, यानी आपके घर पे कोई कंप्यूटर है, मॉडम ये एक कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी वर्ड है जिसमें मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर ये एक ऐसा नेट का संचालन करता है जिसने आपको डायरेक्ट अपने बैंक से जोड़ के रखता है। ये ऐसा मॉडम होता है जिसके ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपको नेट की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर आपका निजी कंप्यूटर मॉडम से जुड़ा हुआ होता है तथा इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ होता है, इंटरनेट से जुड़ा टेलीफोन है, तो ग्राहक धन राशि बैंक से निकाल सकता है। अगर आपका कोई टेलीफोन, यानी आपने टेलीफोन का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल, आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक से जोड़ रखा है, आपका कनेक्शन बैंक से है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो बैंक से जुड़े हुए हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के धन को आप घर बैठे भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी सुविधा मिलती है। आप उसको एंटर कर आपकी जो बैंक की सुविधा है वो आप एंटर कर उसके अंदर पैसे जमा भी करवा सकते हैं। बस अब आपको एक बार बैंक में पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसकी कई तमाम प्रकार की सुविधाएं आप लेन देन कर सकते हैं। आपका जो निजी कंप्यूटर है, आपका टेलीफोन है, वो मॉडर्न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये बैंक तमाम प्रकार के बैंक को ये फायदा हो जाता है कि जब आप निजी कंप्यूटर आप इस प्रकार मॉडर्न से जोड़ लेते हैं, अब जो बैंक का जो निजी कंप्यूटर होता है तो वो उस मॉडल से जुड़ जाता है, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ जाता है। तो बैंक क्या करती है, अपने तमाम प्रकार के ग्राहकों को अपना पैसा दे सकती है, उस पैसा निकाल भी सकती है, कोई भी प्रयोग कर सकती है। केंद्रीकृत डाटाबेस स्थापित कर तथा लेखांकन के कुछ कार्यों को करके शाखाओं पर कार्य और को काफी कम किया जा सकता है। देखो, केंद्रीकृत डाटाबेस करके, केंद्रीकृत यानी कि अपने जो भी बैंक के डाटाबेस है, जिसके इसके अंदर डाटा सिस्टम है, उसको केंद्रीकृत सेंट्रलाइज किया जाता है, हर क्षेत्र के अंदर फैला दिया जाता है। स्थापित कर तथा लेखांकन के कुछ कार्यों को करने पर शाखाओं पर कार्य को काफी कम किया जाता है। शाखाओं पर कार्य के भार को काफी कम किया जाता है। यानी कि एक बैंक होती है वो अपने डाटा को क्या करती है, केंद्रीकृत कर देता है, यानी कि सेंट्रल कर देता है, यानी पूरे डाटाबेस मैनेजमेंट को वेबसाइट के ऊपर डाल देता है। अब तमाम प्रकार के जो ग्राहक हैं वो उस वेबसाइट के माध्यम से उसका उपयोग कर लेंगे। अब इस बैंक को क्या होगा कि इसके जो बैंक की जो शाखाएं हैं उसके अंदर जो कर्मचारी हैं उन पर इतना भार नहीं आएगा, वो कर्मचारी पे कम भार आएगा। क्योंकि जैसे कि किसी बैंक में आपको खाता खुलवाना है, आप एक फॉर्म भर के लेके गए और बैंक के पास दिया, अब उस कर्मचारी को आपकी पूरी डिटेल चेक करनी होगी, उस कर्मचारी को आपके एड्रेस का प्रूफ देखना होगा कि वास्तव में कहाँ का रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कितने कौन सा अकाउंट खोल रहा है। मगर जब बैंक अपने इस केंद्रीकृत डाटाबेस यानी कि अपने डाटा को पूरे उस साइट पर डाल देगा, आप उस बैंक के ऊपर उसकी साइट खोलोगे और उसमें तमाम प्रकार अपनी पूरी फिलअप करोगे, अपना एड्रेस, अपना नाम, कौन सा अकाउंट आप खोलना चाहते हो, कितने का अकाउंट खोलना चाहते हो, कितने रुपए आप जमा करवाना चाहते हो, तो तमाम प्रकार की जब आप वो सब उसमें फिलअप कर फॉर्म को सबमिट करते हो, तो बैंक के जो भी कर्मचारी है, जो शाखाओं में लगे हुए कर्मचारी है, उन पर इतना भार नहीं आता है। वो उनको एक बार देखकर
नजर से निकाल उसको सबमिट कर देते हैं, वास्तव में आपके एड्रेस प्रूफ उनको चेक कर लिया जाता है, तो उनको इतना भार नहीं आता है। नहीं तो आपके फॉर्म को पहले वो लेगा, आप जो ऑफलाइन फॉर्म भरा है वो उसको वापस ऑनलाइन भरेगा, फिर चेक करेगा, तो कितना भार आएगा। तो बैंक क्या करता है, अपने केंद्रीकृत कर देता है, डाटाबेस स्थापित करता है तथा लेखांकन के कुछ कार्यों को करके शाखाओं पर कार्य भार को काफी कम किया जा सकता है। तो ऐसे लेखांकन के काम है, इनको बहुत कम किया जाता है, शाखाओं के ऊपर भी भार, ब्रांच शाखा यानी कि ब्रांच बैंक की, उस पर भार बहुत कम आते हैं। तो ये जो तीन, तो ये यहाँ से विद्यार्थी देखे, मैंने यहाँ इसको लिखा है इंटरनेट बैंकिंग के कुछ लाभ, यानी कि प्रतियों की शक्तियां भी बढ़ती है, जैसे लाभ होता है। ये एक बिंदु जो स्टार किए हुए हैं वो इंटरनेट बैंकिंग के लाभ है। बैंक को असीमित क्रियात्मक जाल उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल, तथा शाखाओं की संख्या तक सीमित नहीं है। यदि किसी बैंक मॉडल से जुड़ा निजी कंप्यूटर तथा इंटरनेट से जुड़ा टेलीफोन अगर है तो ग्राहक धन राशि बैंक से निकाल सकता है आराम से। केंद्रीय डाटाबेस स्थापित कर तथा लेखांकन के कुछ कार्यों को करके शाखाओं पर कार्य भार को काफी कम किया जा सकता है। ये तीन जो बिंदु है, ये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंकों को फायदे हैं, और मैं जो ऊपर चार बिंदु बताए, ये इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहकों को फायदे हैं। अब हमने इंटरनेट बैंकिंग को पढ़ लिया, वाणिज्य बैंक के कार्यों को पढ़ लिया, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बीमा जो व्यावसायिक सेवाओं के अंदर आता है और जिसका हमें पढ़ना है, कक्षा 12वीं के अंदर इसका पूरा चैप्टर है। विद्यार्थियों, बीमा से तात्पर्य है कि एक इंश्योरेंस। अब इसके अंदर जो इंश्योरेंस से क्या तात्पर्य है, बीमा। आज के इस दैनिक युग में अगर हम देखें तो हर एक इंसान को अपनी लगी होती है, चाहे वो एक व्यवसायी हो, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, उसे कहीं ना कहीं अपना जोखिम है, अपना डर है, उसे उन अनिश्चित घटनाओं से डर है कि उसके साथ कौन सी घटना कभी भी घट सकती है। एक यात्रा करने वाले यात्री को डर है कि मैं इस गाड़ी में यात्रा करने जा रहा हूं तो मेरे साथ कभी भी क्या घटना घट सकती है। एक व्यवसायी को अपने माल का डर है कि मेरा माल कभी भी आग से नष्ट हो सकता है, बाढ़ से नष्ट हो सकता है। एक कर्मचारी को यह डर है कि मैं नौकरी करते वक्त मुझे कहीं भी मेरे साथ कुछ हादसा हो सकता है और मैं मर सकता हूं। तो इन सब को संभालने के लिए एक चीज उत्पन्न हुई जिसको कहते हैं बीमा, इंश्योरेंस, जिसे अनिश्चित घटनाओं या फिर जोखिम से बचने के लिए, अनिश्चित का मतलब है जो घटना निश्चित नहीं हो, कभी भी आपके सामने आ सकती है। अनिश्चित घटनाओं और इन अनिश्चित जोखिम से बचने के लिए एक बीमित व्यक्ति जो इंश्योर्ड होता है वो बीमा करता, यानी कि बीमा करता है उसके पास जाता है और अपना बीमा करवाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि बीमा कौन करवाता है और किस लिए करवाता है, मैंने आपको बताया। हर एक व्यक्ति को अपनी हाय तौबा लगी हुई होती है। कोई किसी को डर है अपने माल की, तो किसको डर है अपने जोखिम की, किसको डर है अपनी जान की। तो सब अपने अपने बीमे करवाते हैं ताकि ऐसी कोई घटना घटने पर उन्हें वो पैसा मिले। जब ये बीमा करवाया जाता है तब हर एक बीमित व्यक्ति अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है और उस प्रीमियम के आधार पर उन्हें वापस पैसे मिलते हैं। जब कोई ऐसी क्षति होती है, ऐसी कोई घटना होती है तो उसे बीमा कहा जाता है। तो विद्यार्थी गौर करें, यानी कि मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, हम, और ये है आपके सामने LIC। हम यानी कि हम सब, हम व्यक्ति, हम वो व्यवसायी, हमें डर होता है हमारी जान का, हमें डर होता है हमारे व्यवसाय के अंदर माल का, हमें तमाम प्रकार की चीजों का डर होता है। तो हम बीमा करवाते हैं किसके पास, LIC के पास, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये बीमा करता है, कौन है, बीमा करता, यानी बीमा करने वाला। LIC यानी कौन है, हम बीमित है, बीमित यानी हम बीमा करवा रहे हैं तो हम बीमित है, और ये बीमा करता है तो बीमा करता है। LIC जो कि बीमा करता, हम यानी बीमित। हमने LIC के पास बीमा करवाया कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना घट जाए और हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रीमियम चुकाएंगे। प्रीमियम होता है, प्रीमियम की राशि चुकाते हैं। जब LIC को हम प्रीमियम की राशि चुकाते हैं तो हमारा जो भी प्रीमियम का शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से हमारे साथ कोई घटना घटने पर हमें ये LIC इतने पैसे वापस देती है हमारे परिवार के लिए। तो इस प्रकार हम बीमे को समझ सकते हैं कि कोई भी एक अनिश्चित घटना घटने पर या फिर उस जोखिमों से बचने के लिए तमाम प्रकार के जो कि हम यानी बीमित जो इंसान होते हैं वो अपना बीमा करवाते हैं बीमाकर्ता के पास, और बीमाकर्ता उनसे प्रीमियम लेता है और ऐसी घटना घटने पर उन्हें पैसा देता है ताकि उनका भविष्य के अंदर वो बिल्कुल उनमें जोखिम नहीं रहे। जोखिमों से बचने के लिए जो भी चीज की जाती है उसे बीमा कहा जाता है। कुछ जैसे विलियम बेवरिज करके एक प्रबल शास्त्री हुए, उन्होंने बीमे की क्या परिभाषा दी, उसे सामूहिक रूप से जोखिम को उठाना बीमा है। तो सामूहिक रूप से जोखिम को उठाना यानी कि तमाम प्रकार के, यानी एक मैं हूं, एक और व्यवसायी है,
आप हम सब मिलकर बीमा करवाते हैं और हम सब ने पैसे भरे LIC के अंदर। अब घटना हर किसी के साथ तो घटेगी नहीं, घटना जैसे मेरे साथ घटी तो आपने जो सब पैसे दिए हैं उन सब के पैसों से वो मुझे पैसे वापस मिलेंगे जो मैंने प्रीमियम भरा है। अब आपको उसका जो आपके साथ सपोज कोई घटना ही नहीं घटे तो आपको जो प्रीमियम है उसका वापस पैसा आपको मिलेगा ब्याज सही। अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आपके इन सब तमाम प्रकार के धन से मुझे वापस वो धन मिलता है। वो एक सामूहिक रूप से जोखिम को उठाना क्या होता है, बीमा होता है। सामूहिक रूप से किसको उठाना होता है, जोखिम को उठाना बीमा कहलाता है। बीमा बीमित को हानि से सुरक्षित करने तथा क्षतिपूर्ति करने की प्रक्रिया है। बीमा बीमित को हानि से, यानी कोई हानि अगर बीमित को हो जाए तो उससे बीमित यानी कि हम सुरक्षित करने यानी कि सुरक्षा उसे प्रदान की जाती है तथा क्षतिपूर्ति यानी कि जो उसको घाटा हुआ है उसकी वापस पूर्ति की जाए। क्षति यानी कि जो उसकी जो क्षति हुई है उसको जो लॉस हुआ उसकी पूर्ति करने की एक पूरा प्रोसेस होता है, उसे बीमा कहा जाता है। एक परिभाषा हमने पढ़ी, सामूहिक रूप से जोखिम को उठाना बीमा है। बीमा बीमित को हानि से सुरक्षित करने तथा क्षतिपूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्तियों की जोखिम को अपने कंधों पर लेते हैं। जैसे कि बीमा कैसी योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर एक व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधों पर लेते हैं। ये कौन कहता है, जॉन मैगी। विद्यार्थियों मैं इसको ट्रिक से भी समझाऊंगा, आज के इस लेक्चर में आज उनको इतना ही आपको समझा रहा हूं, इसकी परिभाषा आप समझिए। तो जॉन मैगी कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मिलकर एक व्यक्ति की पूरी जोखिम को खुद अपने कंधों पर ले लेते हैं, उसे बीमा कहा जाता है। यानी कि जोखिमों से लड़ने के लिए अनिश्चित घटनाओं के घटित होने पर जो क्षति की पूर्ति की जाती है, उन जोखिमों से बचा जाता है, वो सब बीमा कहलाता है, इंश्योरेंस। कल हम बीमे के कुछ सिद्धांतों के बारे में और आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।